वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 25 जून और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। लेकिन नए अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 जून, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 23 जून और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 23 जून। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 19 जून, दूसरा ऑप्शन है 23 जून, तीसरा ऑप्शन है 18 जून और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें सबसे एप्रोप्रिएट यानी कि राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 23 जून को। लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस कंपनी ने एक नई कोरोना वायरस दवा फैबीफ्लू लॉन्च की है? पहला है ग्लेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है शिप्ला, तीसरा ऑप्शन है सीरम संस्थान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि ग्लेनमार्क ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने विशेष निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन अमरिंदर सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि हरसिमरत कौर बादल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो 2020 कितने दिवस कार्यक्रम है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 5 दिवसीय कार्यक्रम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय अमेरिकी को इथियोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। किस भारतीय अमेरिकी को इथियोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? आपके सबसे पहले ऑप्शन है गीता पासी, दूसरा ऑप्शन है मनीषा सिंह, तीसरा ऑप्शन है सोनिया मित्तल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आप वीडियो को वॉच करके खत्म करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा गया था वो था, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है? इसका सबसे सही आंसर था NTA यानी कि NTA ने लॉन्च किया था। तो जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई और एक क्लैपिंग तो उनके लिए बनती है। फ्रेंड, आज के नेशनल कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है यानी बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए अनुदान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। यह मौद्रिक सहायता नियमित के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इस बीच सकारात्मक खबरों में 100 में से अधिक निजी और गैर लाभकारी संस्थाओं ने टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। कोविड सहायता डेस्क स्थापित करेगी यूपी सरकार। जहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य के जेलों सहित प्रमुख संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। ये हेल्प डेस्क जागरूकता पैदा करने और राज्य के नागरिकों को पहली मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हेल्प डेस्क आम जनता के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे। अगला अपडेट है, पीएम केयर्स फंड द्वारा 2000 करोड़ आवंटित। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड अस्पतालों को चलाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2923 वेंटिलेटर का निर्माण किया जा चुका है। अगला अपडेट है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली किया लॉन्च। जहां दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। युक्ति अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कंबाइनिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि YUKTI। युक्ति का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना है।
युक्ति 2.0 कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए MHRD की पहल युक्ति के पूर्व संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट तमिलनाडु से है, यानी कि तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। जहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संयंत्र का उद्घाटन किया। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि CBG को 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये नया संयंत्र प्रतिदिन 15 टन CBG और 15 दिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम होगा। बात करें अगर तमिलनाडु के राज्यपाल की, तो उनके राज्यपाल वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट की अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट हमारे पड़ोसी चीनी से आ रहा है, यानी कि चीनी हैकर्स ने साइबर हमलों का प्रयास किया। जब दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि चीनी हैकर्स ने पिछले 5 दिनों के दौरान भारत के IT बुनियादी ढांचे और बैंकिंग क्षेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया है। अधिकांश हमले चीन में चेंगडू क्षेत्र से शुरू हुए हैं। हमले का उद्देश्य बैंकिंग, बुनियादी ढांचे और IT सेवाओं जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल का अपहरण और फिशिंग में परेशानी लाना है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है पाकिस्तान HC के कर्मचारियों को कम करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% तक कम करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान और उसके अधिकारियों का व्यवहार वियना कन्वेंशन और राजनयिक और काउंसलर अधिकारियों के उपचार पर द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप नहीं है। भारतीय उच्चायोग अगले 7 दिनों में इस्लामाबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या को 50% तक कम कर देगा। अगला अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B को निलंबित कर दिया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B, L और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया है। इसका उद्देश्य उन स्थानीय श्रमिकों की रक्षा करना है जो कोविड-19 के प्रसार के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यह निलंबन 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। 2020 के फरवरी और अप्रैल के बीच 20 मिलियन से अधिक अमेरिकी श्रमिकों ने प्रमुख उद्योगों में अपनी नौकरी खो दी है। अगला अपडेट है, चीन ने एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जहां दोस्तों चीन ने 30 जून 2020 को अपने बेईदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह कदम इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS का एक प्रतियोगी बनने के लिए उठाया गया है, जो एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और कदम है। उपग्रह को एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को देगा $10 मिलियन की सहायता राशि। जो दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $10 मिलियन की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। यह $10 मिलियन राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले $5 मिलियन से अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करने के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स मुहैया कराने का भी वादा किया है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है IIM अहमदाबाद एंडोनमेंट फंड लॉन्च। जहां दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने IIM अहमदाबाद एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। संस्थापक के 10 पूर्व छात्रों द्वारा 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ फंड लॉन्च किया गया है। एंडोमेंट का लक्ष्य 5 साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपए जुटाना है। को संस्थान के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा। अगला डेट है, सानिया मिर्जा ने कर्नर स्टोन के साथ करार किया। जब दोस्तों सानिया मिर्जा ने 23 जून 2020 को प्रतिभा प्रबंधन एजेंसी कर्नर स्टोन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। वह एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगी जो विशेष रूप से उनके ब्रांड के विज्ञापन, बनावट, डिजिटल सक्रियता और अन्य व्यापार के अवसरों का प्रबंधन करेंगी। वह मई 2020 से मातृत्व के बाद सफल वापसी करके फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अपडेट है, 2 करोड़ BOCWS को नगद सहायता प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों BOCW को तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन के दौरान 4,957 करोड़ रुपए की नगद सहायता मिली है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT के माध्यम से 1.75 करोड़ लेन देन सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किए गए।
प्रति श्रमिक 1000 से 6000 रुपए तक के नगद लाभों के अलावा कुछ राज्यों ने अपने श्रमिकों को भोजन और राशन भी प्रदान किया है। अगला अपडेट है, यूको बैंक ने 4 बीमा कंपनियों के साथ भागीदारी की। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक ने अपने देश भर में शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। इसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलाइट इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री की है। अगला अपडेट है, कर्नाटका बैंक ने केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। केबीएल माइक्रो मित्रा कर्नाटका बैंक की सभी शाखाओं में देश भर में सभी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी। यह सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमियों के समय पर उपलब्ध ऋण सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ महाबलेश्वर एमएस जी हैं। अगला अपडेट है, 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1% कम होगी, ये मूडीज का कहना है। जहां दोस्तों मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.1% तक कम करने का अनुमान लगाया है। हालांकि मूडी को अब भी उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 2021 में 6.9% वृद्धि दर्ज करेगी। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है, टी रविशंकर IFTAS के नए अध्यक्ष बने। जहां दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज यानी कि IFTAS ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसके अलावा संगठन ने डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। IFTAS का मुख्यालय मुंबई और महाराष्ट्र में है। बात करें रविशंकर जी की, तो टी रविशंकर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के रूप में सेवारत है। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है, वसीम जाफर को उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जो दोस्तों भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, आज के स्कीम अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, राजस्थानी सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। जहां दोस्तों राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। यह योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और UNFPA के अभियान के लिए प्रचार सामग्री और उपकरणों से भरी 5 मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई। योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला अपडेट आज के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने नैनो एंजाइम विकसित किया है। जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक शोध टीम ने नैनो एंजाइम विकसित किया है जो बैक्टीरिया के सेल झिल्ली को नष्ट कर सीधे उसके फॉस्फोलिपिड्स को निशाना बनाते हैं। नैनो एंजाइम्स नैनो मटेरियल हैं जो बैक्टीरिया को पैदा करने वाले रोगों की एक श्रेणी की कोशिका झिल्ली को विघटित कर सकते हैं। अगला अपडेट है, IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप यानी कि ध्रुवा विकसित की। जब दोस्तों IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार की है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुवा यह जानकारी भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह करेगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह यानी कि GPS जलवायु स्थिति के लिए करता है। बात करें IIT बॉम्बे की तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान निदेशक सुभाषिस चौधरी हैं। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो के रघुनाथन का निधन। जैसे दोस्तों कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल स्टार के रघुनाथन का जून 2020 में निधन हो गया। पापाची के नाम से मशहूर रघुनाथन अभी भी लोकप्रिय बिगिल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला अपडेट है, पूर्णिमा जानेन का निधन। यह दोस्तों भारत के पूर्व निशानेबाज पूर्णिमा जानेन का जून 2020 में निधन हो गया।
उसने कई ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला अपडेट है विश्व बंधु गुप्ता का निधन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सांसद और अनुभवी पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का जून 2020 में निधन हो गया। गुप्ता 1980 के दशक के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 तक राज्यसभा में दिल्ली राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे। अगला अपडेट है जोएल शूमाकर का निधन। निर्देशक जोएल शूमाकर का जून 2020 में कैंसर से निधन हो गया। शूमाकर ने 80 के दशक की हिट फिल्म सेंट एल्मो फायर और द लास्ट बॉयज के निर्देशन किया है। साथ ही बैटमैन फिल्म फ्रेंचाइजी में 2 फिल्में बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन एंड रॉबिन का भी निर्देशन किया। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।